वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। लास्ट डे हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने आपको इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं उसमें बनाया था। लेकिन हमने कहा था जो लेट्स या लेटस का नियम होता है वो अलग टाइप का होता है, तो उसको हम केवल जो लेट्स या फिर लेटस का नियम होता है, तो आज की क्लास में हम उसी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे और उसी के बारे में जानेंगे। यहाँ से समझना, लेट्स अस वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं लेटस या लेट्स अस, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं। और यहाँ से परीक्षा में आने की संभावना यहाँ से समझ लें 99% होती है, क्योंकि इसमें इसका बनाने का नियम कुछ दूसरे तरीका का होता है। तो इस वजह से ये इन सेंटेंसों की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इनका जो रूल होता है वो बनाने का कुछ दूसरे तरीके का होता है। तो इस वजह से ये सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज इन्हीं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस के बारे में जानेंगे। और अगर मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, अगर जो लोग हमें 30 से 35 मिनट का समय देंगे तो 100% उसको यहाँ से कुछ ना कुछ क्या पूरा का पूरा यहाँ से जितना मैं यहाँ पर बोर्ड में आपको बता रहा हूँ उतना आपके दिमाग में छापने की गारंटी मेरी है। लेकिन इसके लिए आपको उसी जिस शिद्दत के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी शिद्दत के साथ आपको पढ़ना है। तो चलिए उसी प्रयास में हम आज की अपनी पहले क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद लास्ट जो हमने पढ़ा था इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, हमारे फर्स्ट डे हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस के बारे में, फिर इसके बाद हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, फिर डबल इंट्रोगेटिव। अब हम हमारा जो फोर्थ नंबर टॉपिक चल रहा है नरेशन में ये, जिसमें से आता है इम्परेटिव सेंटेंस। तो लास्ट डे क्लास में हमने इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, या फिर नेवर से, या फिर डोंट से, या फिर ऑलवेज, और इसके बाद लेट या फिर लेटस से प्रारंभ हो, तो वो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, जिनको हिंदी में कहा जाता है आदेशात्मक वाक्य। कल हमने इसके बारे में डिटेल में आपको बताया था कि कब इसमें हम कामा यूनिट कामा को उठाकर टू लगाते हैं। एक बार देख समझ लो जो हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था। देखो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है। यहाँ पर कामा यूनिट कामा लगा होता है, इसके बाद यहाँ पर लगा होता है फुल स्टॉप, कामा यूनिट कामा क्लोज। ये सेंटेंस यहाँ पर ये होता है आरबी का वाक्य और ये होता है आरएस का वाक्य। तो यहाँ पर या तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मतलब, या फिर लेट से, या फिर नेवर से, या फिर ऑलवेज से, या फिर नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, और इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है, डोंट से प्रारंभ होता है। तो ये होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। हमने इसमें आपको बताया था कि यहाँ पर जब हम आरबी की वर्ब को चेंज करते हैं, आरबी की वर्ब को चेंज करने हमने कहा था यहाँ पर सैड या सैड टू को हटाकर हम लगाते हैं रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, और इसके बाद एडवाइज्ड। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर इसी आरएस के वाक्य के अर्थ के हिसाब से, यानी इसी के भावार्थ के हिसाब से हम इसकी वर्ब को चेंज करते हैं। आरबी की वर्ब को जैसा इसका अर्थ रहेगा उसी के हिसाब से हम यहाँ पर आरबी की वर्ब को चेंज करते हैं। इसी के हिसाब से यहाँ पर लगाते हैं सजेस्टेड हो गया, एडवाइज्ड हो गया, इसके बाद रिक्वेस्टेड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया, डोंट हमने कहा था यदि आपके वाक्य में डोंट लिखा आ जाए तो उसको फॉरवर्ड चेंज करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से करते हैं कि जब इसका सेंटेंस हम इसका ट्रांसलेट हिंदी में करते हैं तो उसी के हिसाब से, उसी के भाव के हिसाब से हम यहाँ पर आरबी की वर्ब्स को चेंज करते हैं। लास्ट डे हमने यहीं तक पढ़ा था। और जिन लोगों ने अगर ये क्लास से मिस की है ये समझ लेना, हम यहाँ पर बेसिक से एडवांस की ओर पढ़ते हुए जा रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इसी नरेशन में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस के बाद ऑब्जेक्टिव, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद एक्सक्लेमेटिव। तो ये समझ लेना अभी हम बेसिक टू एडवांस की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। केवल हमारे 2 टॉपिक और बचे, 2 दिन की क्लास हम कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें नरेशन, इसके बाद नरेशन हमारा यहीं से ख़त्म होता है। तो ये समझ लेना अगर जिन लोगों ने क्लासें मिस की है तो आप जैसे ही सर्च करेंगे नरेशन बाई राज, आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे नरेशन बाई राज, तो आपको यहाँ से क्लासें हमने ये हमारी 8 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हमने आपको 8 क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं। आज हमारी ये 9th नंबर की क्लास है। तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किया ये समझ लेना आपको यहाँ से बेसिक से एडवांस नरेशन में, अगर जिसको नरेशन का ए भी नहीं आता है, अगर वो हमारे साथ अगर लग कर पढ़ाई कर रहा है तो उसको 100% यहाँ से सीखने को मिलेगा और वो सीखेगा भी यहीं से। तो ये समझ लेना अगर जिस कंटिन्यूटी के साथ जिसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसी के हिसाब से पढ़ना है। और इसके बाद चलिए, तो अगर जिन लोगों ने यहाँ से वीडियो नहीं मिस किया है तो ये समझ लेना, देख लेना नरेशन बाई राज यादव आप जैसे ही डालेंगे यूट्यूब में तो आपको हमारी क्लासें मिल जाएंगी। और जिन लोगों ने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न विद राज हमारे चैनल का नाम है, लर्न विद राज। अब इसके बाद अगर जिनका 10th का पोर्शन कंप्लीट है, अगर जिन लोगों को 10th नहीं आते ये समझ लेना बिना 10th के हम इंग्लिश ग्रामर कुछ भी नहीं है, नथिंग। विदाउट 10th हम यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में नथिंग एल्स।
तो इस वजह से अगर जिन लोगों ने टेंस के वीडियो मिस किया है तो आप ये समझ लेना, हमने टेंस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हिंदी से पढ़ा दिए हैं, जिसमें से टेंस बाई राज यादव आप जैसे ही डालेंगे टेंस बाई राज, जिसमें हमारी 27 क्लासेस हो चुकी थी। तो ये क्लासें अभी भी यूट्यूब में हमारी प्लेलिस्ट बनाई है हमने यूट्यूब में प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट आ जाती है टेंस बाई राज आप जैसे यूट्यूब में डालेंगे तो ये समझ लेना यहाँ से 27 वीडियोज है, जिसमें से हमने 1 बाई 1 टेंस को समझाया है। हमने यहाँ पर हिंदी से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जाना है। तो जिन लोगों ने अगर ये क्लासेस मिस की हैं, कंटिन्यूटी के साथ ये क्लासेस देख लेना, और इसके बाद यहाँ से नरेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है सिंथेसिस। तो जो लोग यहाँ से ये समझ लें 2-3 क्लासें होगी, इसके बाद आने वाली नरेशन की, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सिंथेसिस। तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किया देख लेना, क्योंकि यहाँ से नरेशन हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, ये वो टॉपिक है मेजर, ये समझ लेना आपको 100% कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो जिन लोगों ने अगर ये क्लासें मिस की है तो वो लोग यहाँ से ये क्लासें देख लेना। तो आज की अपनी प्राइस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हम बता रहे थे। इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का जो नियम होता है, लेटस का नियम, तो वो कुछ दूसरे टाइप का होता है, और सेंटेंस हमारे यहीं से समझ लेना सेंटेंस के आने के चांसेस यहीं से होते हैं। तो ये जो नियम होता है आज हम उसी नियम के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही आपको कायदे से देखना है, सुनना है, समझना है और नोट भी करना है। यहाँ से इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि यहाँ से 100% डाटा आपके माइंड में डिलीवर होगा, लेकिन आपको उसी तन्मयता के साथ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी लगन के साथ आपको पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। अब इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस में एक आता है लेट संबंधी नियम। अब हमें इम्परेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ लिया था डोंट हो गया था, और इसके बाद ऑलवेज हो गया था, नेवर हो गया था, ये अभी सभी हो गए थे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो गया थे सेंटेंस। लेकिन जो नए सेंटेंस हुए थे वो था हमारा लेट से। तो आज हम उसी लेट के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें लेट में भी खासकर लेट अस वाले लेटस या लेट संबंधी नियम, इसके 2 नियम होंगे। एक जो स्टार्ट होगा सेंटेंस लेटस से आरबी का आरएस का, और एक जो सेंटेंस स्टार्ट होगा लेट के उसमें लेटस नहीं होगा और कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ये लेटस से संबंधित जो सेंटेंस ये यहाँ पर ये आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेटस वाला। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे इसका नियम कैसे होता है। देखो रूल नंबर फर्स्ट है, यदि आरएस का वाक्य लेटस से या लेट से प्रारंभ हो। अब आरएस का वाक्य कौन सा होता है, हमने लास्ट डे आपको बताया था, जो वाक्य कामा इनवर्टेड कामा के अंदर होगा उसको कहेंगे आरएस का वाक्य, और जो वाक्य कामा इनवर्टेड कामा के बाहर होगा उसको कहेंगे आरवी का वाक्य। तो हमारा नियम ये बोल रहा है कि यदि आरएस का वाक्य लेट्स या लेटस से प्रारंभ हो, तो यहाँ पर देख लो ये है हमारा आरएस का वाक्य, यही लेट्स या फिर लेटस से प्रारंभ होगा। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर आपको मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हमने क्या कहा, यहाँ पर आपको मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर कामा इनवर्टेड कामा लगा होगा, उसके बाद लेट्स लिखा होगा या लेटस लिखा होगा। इसके बाद यहाँ पर सेंटेंस जैसे दे सेड टू अस कामा इनवर्टेड कामा लेट्स प्ले नाउ, ये हमारा सेकेंड सेंटेंस है। सी सेड टू हिम कामा इनवर्टेड कामा लेट्स वर्क हार्ड। तो यहाँ पर ये हमने आपको बताया कि इसको डायरेक्ट में हम कैसे पहचानेंगे। तो डायरेक्ट में पहचानने का नियम यही है कि आपको यहाँ पर देखना है दे सेड टू अस कामा इनवर्टेड कामा लेट्स या लेटस लिखा होगा, लेट्स या लेटस, इसके बाद सेंटेंस होगा लेट्स प्ले नाउ। यहाँ पर सी सेड टू हिम कामा इनवर्टेड कामा लेट्स वर्क हार्ड। तो इसमें सेंटेंस को पहचानने का तरीका यही होता है कि अगर आरएस का वाक्य लेट्स या फिर लेटस से प्रारंभ होगा और लास्ट में लगा होगा फुल स्टॉप, इसके बाद कामा इनवर्टेड कामा क्लोज। तो यहाँ पर अब इसको हम इनडायरेक्ट में तो हम समझ गए कि हाँ इसको हमको ऐसे पहचानना है। ये समझ लेना आपको सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अगर अभी हमारे 2 सेंटेंस और बचे हैं जिसमें इम्परेटिव और ऑप्टेटिव, सॉरी एक्सक्लेमेटरी है और इसके बाद ऑप्टेटिव है। इसके तो ये समझ लेना आपको सेंटेंस को पहचानना भी आना चाहिए। यहाँ पर ये कौन सा सेंटेंस है, मतलब कि असर्टिव है, किसके बाद इंट्रोगेटिव है, या फिर डबल इंट्रोगेटिव है, या फिर इम्परेटिव है, या फिर लेट्स का है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें कंजंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कंजंक्शन का प्रयोग, कंजंक्शन के बाद टेंस का परिवर्तन कैसे हम करते हैं, इसमें कंजंक्शन कौन सा लगता है, और आरबी की वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये समझ लेना। इस वजह से मैं डेली 1 बाय 1 पढ़ा रहा हूँ कि आपको इसमें लर्न करने में कोई दिक्कत ना हो।
तो यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन का प्रयोग। तो टेंस को आपको लिखना है और इसके बाद उसमें कंजंक्शन कौन सा लगता है ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद आरबी के वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं, बस केवल आप अगर इतना याद रखेंगे तो ये समझ लेना, क्योंकि हमने फर्स्ट डे क्लास में आपको टेंस का परिवर्तन और उसके बाद प्रोनाउन चार्ट बना दिया है। तो वो चीज़ें तो अगर ये समझ लेना, टेंस के परिवर्तन आना चाहिए, उसके बाद प्रोनाउन चार्ट, फिर इसके बाद हमको टेंस को पहचानना भी आना चाहिए कि डायरेक्ट में ये सेंटेंस कैसे दिखेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसका कि डायरेक्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर लगा होगा कामा इनवर्टेड कामा, यहाँ पर ये हमारा आर एस का वाक्य स्टार्ट होगा लेटेस्ट से, तो हम यहाँ से इसको पहचान जाएंगे कि हमारा लेटेस्ट वाला सेंटेंस है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो इनडायरेक्ट, अभी ये होगा डायरेक्ट में, तो देखो ये डायरेक्ट में लिखे हैं दे सेड टू अस कामा एंड कामा लेट्स प्ले नाउ। अब इसके बाद सी सेड टू हिम कामा एंड कामा लेट्स वर्क हार्ड। तो हमने यहाँ पर देखा ये हमारा लेटेस्ट से प्रारंभ है, ये भी लेटेस्ट से प्रारंभ है। अब देखो यहाँ पर अब आता है कि सेड और सेड टू को कैसे हम चेंज करें। तो अगर आपके आरबी के वाक्य में, अगर आरबी के वाक्य में सेड आ रहा है तो सेड को चेंज करेंगे प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में। इसमें केवल आरबी की वर्ब केवल दो तरीके से ही चेंज होती है, ये याद रखना। इसमें एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड ये चीज़ें नहीं लगती हैं, तो ये समझ लेना इसमें केवल आरबी की वर्ब केवल दो ही फॉर्म में चेंज होती है, या तो आपको लगाना है सजेस्टेड या फिर लगाना है प्रपोज्ड। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें अगर आरबी के वाक्य में सेड दिखा होगा, यानी जब ऑब्जेक्ट ना आए, जब आरबी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो यहाँ पर सेड को हम चेंज करेंगे प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में। हमने क्या कहा कि यदि आरबी के वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वहाँ पर तो हम सेड लिखा होगा, सेड को चेंज करेंगे प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में। फिर इसके बाद अगर आरबी के वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है यानी सेड टू आ रहा है, यदि आरबी की वर्ब में सेड टू आ रहा है, हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट में सेड टू आएगा, तो सेड टू को हम चेंज करेंगे प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक ऐसी आरबी की वर्ब होती है जो अपने साथ टू लेती है। तो ये समझ लेना सेड टू को चेंज करेंगे हम प्रपोज टू में या फिर सजेस्टेड टू में। तो इसको ये याद रखना कि यही एक डायरेक्ट नरेशन में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में यही एक सेंटेंस ये लेटेस्ट वाले होते हैं जो जिसमें सेड टू को प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू में, यानी ये अपने साथ टू लेता है, ये अपने साथ टू लेता है। यहाँ पर टू लिखा है तो ये अपने साथ टू लेता है। यही केवल सेंटेंस है जो अपने साथ टू लेता है, बाकी शेष में टू का प्रयोग नहीं करते हैं आरबी की वर्ब में। लेकिन इसमें ये याद रखना, ये याद रखते मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये कि यहाँ पर सेड टू को चेंज करेंगे या तो फिर प्रपोज टू में या फिर सजेस्टेड टू में। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ तक हमने आरबी की वर्ब को चेंज कर लिया। अब हम आते हैं कंजंक्शन में। यहाँ पर कभी देखो सर्वप्रथम हमने फर्स्ट डे क्लास में बताया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन के कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था आरबी की वर्ब को चेंज करना। फिर इसके बाद हमारा आता है कंजंक्शन। तो यहाँ पर हम कंजंक्शन लगाते हैं दैट, यहाँ पर कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन लगाते हैं दैट। तो ये याद रखना कि लेटेस्ट वाले सेंटेंस में हम कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन लगाते हैं दैट। इसके बाद लेट्स, यहाँ पर जो लेट्स या फिर लेटेस्ट लिखा होगा, लेट्स या फिर लेटेस्ट, तो लेट्स या फिर लेटेस्ट को हटाकर हमको लगाना पड़ता है अपनी तरफ से लगाते हैं वी शुड या फिर दे शुड। हमने क्या कहा कि लेट या फिर लेटेस्ट को हटाकर हमको लगाना होता है वी शुड या फिर दे शुड। अब हम इनका प्रयोग से अब हमको ये आना चाहिए इनका हम प्रयोग हम कहाँ कब कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो भी आपको वन बाई वन बता रहे हैं धीरे धीरे। तो इसको पहले समझो, जो जितना हमने आपको समझाया कि सर्वप्रथम आपको सेंटेंस को पहचानना है, सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए। इसके बाद उसको हमको बनाने का जो मेथड होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, वो चीज़ आनी चाहिए। ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर ये चीज़ें जिसको आ गई तो नरेशन में वो समझ लेना 100% नरेशन उसका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। जिसको आ गया सेंटेंस को पहचानना, और इसके बाद सेंटेंस पहचानने के बाद सेंटेंस के बनाने का नियम, जो हम यहाँ पर नियम लिखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर ये नियम आ गए तो उससे कभी भी नरेशन गलत नहीं होने वाला, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा आर एस का वाक्य लेट्स या फिर लेटेस्ट से शुरू होगा, आर एस का वाक्य लेट्स या फिर लेटेस्ट से शुरू होगा। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं लेट्स वाले, ठीक। यहाँ पर अब इनडायरेक्ट में इसको कैसे बनाएंगे, अगर आपके आरबी के वाक्य में, अगर आरबी के वाक्य में सेड आ रहा है तो सेड को चेंज करते हैं प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में। इसके बाद अगर आरबी के वाक्य में सेड टू आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेड टू,
तो उसको चेंज करते हैं प्रपोज टू में या फिर सजेस्टेड टू में। हमने कहा यही नरेशन में एक ऐसी आरबी की वर्ब होती है जो अपने साथ टू को लेकर आती है, जिसमें देखो यहाँ पर प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू में चेंज करते हैं। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। इसमें कामा इन्वर्ट कामा को हटाकर हम लगाते हैं दैट, कामा इन्वर्ट कामा को हटाकर लगाते हैं दैट। इसके बाद लेट्स या फिर लेटस को हटाकर हम लगाते हैं वी शुड या फिर दे शुड। अब हम सीखेंगे कहाँ वी शुड का प्रयोग करते हैं, अब कहाँ दे शुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम इन सेंटेंस के माध्यम से हम जानेंगे कि कहाँ हम दे शुड लगा रहे हैं, कहाँ वी शुड लगा रहे हैं। अब देखो हमारा पहला एग्जाम्पल लिखा है दे सेड टू अस कामा इन्वर्ट कामा लेट्स प्ले नाउ। अब हमने कल आपको बताया था कल की क्लास में कि ये समझ लेना जो ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें सर्वप्रथम हमें ट्रांसलेट आना चाहिए, यानी कि आरबी की वर्ब तभी हम चेंज कर पाएंगे जब हमको ट्रांसलेट उसका आता हो, यानी कि उसको हम हिंदी में बनाएंगे, इसके बाद समझेंगे इसमें इसका क्या भावार्थ निकल रहा है, ये सेंटेंस क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तब हम उसी के हिसाब से आरबी की वर्ब को चेंज करेंगे। यहाँ पर तो केवल दो लिखे हैं सेट प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड, तो इन्हीं दो में दिमाग लगाना है। लेकिन अभी जब इम्परेटिव सेंटेंस में हमने लास्ट डे क्लास में पढ़ा था जिसमें हमने आपको बताया था जिसमें ऑर्डर्ड भी होता है, सजेस्टेड भी होता है, एडवाइस्ड भी होता है, इसके बाद फॉरवर्ड भी होता है, अलाउड भी होता है, तो वो चीज़ें हैं। तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि आरएस के वाक्य का आपको अर्थ आना चाहिए, उसको ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद उसी के भाव के हिसाब से, उसी अर्थ के हिसाब से हम आरबी की वर्ब को तय करेंगे इसमें आरबी की वर्ब कौन सी लगाएं। तो ये चीज़ें हैं, ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ से दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, इसका क्या है, उन्होंने हमसे कहा लेट्स प्ले नाउ, आओ अब खेले, उन्होंने हमसे कहा आओ अब खेले। इसके बाद सेकेंड नंबर पर सेंटेंस क्या लिखा है, सी सेड टू हिम लेट्स वर्क हार्ड, आओ कठिन परिश्रम करें। सी उसने उससे कहा कि लेट्स वर्क हार्ड, आओ कठिन परिश्रम करें। तो इसमें देखो दे सेड टू अस, उन्होंने मुझसे कहा, दे सेड टू अस लेट्स प्ले नाउ, आओ खेले। इसके बाद ये देखो सी सेड टू हिम लेट्स वर्क हार्ड, आओ कठिन परिश्रम करें। उसने उससे कहा लेट्स वर्क हार्ड, आओ कठिन परिश्रम करें। यहाँ पर देखो दे सेड टू अस, यहाँ पर आ रहा है सेड टू, यहाँ पर भी आ रहा है सेड टू। अब हमने कहा तुरंत नियम में जाओ, लेटस वाला सेंटेंस देखो यहाँ पर लेटस लिखा है, यहाँ पर भी लेटस लिखा है, तो यहाँ से कंफर्म होगा कि ये लेटस वाला सेंटेंस है। अब इसके बाद तुरंत जाओ सेंटेंस को बनाने का जो मेथड होता है, हमने आपको डायरेक्ट बताया था, इनडायरेक्ट बताया था कि इनडायरेक्ट हम इसको कैसे बनाएंगे, उसी मेथड में तुरंत जाओ। वो तुरंत मेथड आना चाहिए कि अगर आरबी के वाक्य में सेड आ रहा है तो सेड को हम चेंज करेंगे प्रपोज या फिर सजेस्टेड में। हमने क्या कहा कि अगर आरबी के वाक्य में सेड आ रहा है तो सेड को चेंज करेंगे प्रपोज या फिर सजेस्टेड में, या फिर सेड टू आ रहा है तो सेड टू को प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे। इसके बाद कामा इन्वर्ट कामा को उठाकर लगाते हैं हम दैट, कामा इन्वर्ट कामा को उठाकर लगाते हैं दैट, और इसके बाद लेट्स या फिर लेटस को उठाकर लगाते हैं वी शुड या फिर दे शुड। तो ये इसका मेथड होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने का। अब इसी मेथड के हिसाब से आपको इस सेंटेंस को बनाना है। तो देखो यहाँ पर सेड टू आ रहा है तो सेड टू को चेंज करेंगे प्रपोज टू में या फिर सजेस्टेड टू में, वो भी इस आरएस के वाक्य के भाव यानी इस ट्रांसलेशन, इसका हम अर्थ समझेंगे उसी के हिसाब से। लेट्स प्ले नाउ, आओ अब खेले, इसका क्या अर्थ हुआ, आओ अब खेले। तो अब यहाँ पर देखो आओ अब खेले, तो यहाँ पर प्रपोजल दिया जा रहा है कि आओ अब खेले, तो इसको चेंज करेंगे हम प्रपोज टू में। तो दे प्रपोज्ड टू अस, ये याद रखना अगर आप लोगों ने यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया, इसके बाद आपका सेंटेंस चाहे सही हो लेकिन फिर भी अगर टू का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो ये सेंटेंस ये हमने इस वजह से इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सेड टू को हटाकर प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में चेंज करते हैं, लेकिन बाकी जगह पर क्या था कि इससे पहले हम पढ़ कर आए हैं वहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करते थे आरबी की वर्ब में, लेकिन इसमें टू का प्रयोग करना है। इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, केवल इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है यहाँ पर। अब हमने आपको देखो यहाँ पर हमने दे प्रपोज टू अस, अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगाएंगे दैट लगा दिया। अब यहाँ पर ये समझ लेना आपको ये चीज़ें बहुत ही कायदे से आनी चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है।
तो इसको बहुत ही कायदे समझना है कि अब हम कहाँ पर लगाते हैं वी शुड, कहाँ पर हम दे शुड का एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आ रहा है लेट्स प्ले नाउ। अब हम सीखेंगे कहाँ हम वी शुड लगा रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में, कहाँ दे शुड लगा रहे हैं। तो देखो, अगर आरबी के वाक्य में, अगर आरबी के वाक्य में, अगर आरबी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस मिले तो वी शुड का प्रयोग करते हैं। शेष सभी के साथ दे शुड, वी शुड लगाते हैं। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। हमने लिखा कि अगर हम इससे पढ़ रहे हैं दे शुड और वे शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, उसी में हम बता रहे हैं वी शुड। देखो, अगर आरबी के वाक्य में, आरबी के वाक्य कौन सा वाक्य होता है ये पता होना चाहिए, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा उसे बोलते हैं आरबी का वाक्य। तो अगर आरबी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का चाहे मिले हमको सब्जेक्टिव केस या फिर मिले ऑब्जेक्टिव केस, तो फर्स्ट पर्सन में लिखो, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, आई होता है और वी, ये दो आते हैं फर्स्ट पर्सन में। इसका आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। वी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन, ये हमने लिख दिया कि अगर आरवी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का या फिर आए सब्जेक्टिव केस, ये होता है सब्जेक्टिव केस या फिर आए ऑब्जेक्टिव केस। अगर आरवी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का या फिर आए सब्जेक्टिव केस या आए ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट रूप में या फिर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में कोई भी आ सकता है आए, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यानी लेटर्स को हटाकर हम लगाते हैं वी शुड, से सभी के साथ दे शुड का प्रयोग करते हैं। हमने क्या बताया, ये समझ लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये कि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कहाँ हम लगाते हैं वी शुड, कहाँ हम लगाते हैं दे शुड। तो देखो, अगर आरबी के वाक्य में, आरबी का वाक्य कौन सा वाक्य होगा, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा, तो उसको बोलेंगे आरबी का वाक्य। तो अगर आरबी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस मिल रहा है हमें या फिर ऑब्जेक्टिव केस मिले, फर्स्ट पर्सन में का सब्जेक्टिव केस कौन कौन सा होगा, आई और बी, ऑब्जेक्टिव केस मी और अस। फर्स्ट पर्सन का या तो मिले हमको सब्जेक्टिव केस या फिर मिले ऑब्जेक्टिव केस, तो वहाँ पर हम लेटर्स को हटाकर लगाएंगे वी शुड। अब इसमें देखो, यहाँ पर दे सेड टू अस, यहाँ पर ये हमको मिल रहा है ऑब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन का मिल रहा है ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर हम लेट्स को हटाकर लगाएंगे वी शुड और इसके बाद प्ले और नाव को चेंज करेंगे दिन में। हमने एडवर्ब में परिवर्तन आपको बताया था कि नाव को दिन में चेंज करते हैं। देखो, दे सेड टू अस कामा इन्वर्टेड कामा लेट्स प्ले नाउ। हमने क्या बताया इसमें कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगाते हैं दैट, और उसके बाद लेट्स या फिर लेटर्स को हटाकर हम वी शुड या फिर दे शुड का प्रयोग करते हैं। और हमने बताया कहाँ हम वी शुड लगाते हैं और कहाँ दे शुड लगाते हैं। सुन लो, बहुत ही कायदे से इत्मीनान से सुन लो, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो मिस हो जाती हैं किसी न किसी कहीं ना कहीं से। तो ये चीज़ें हैं, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये समझना कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ से ये कि हम कब लगाते हैं वी शुड और कब लगाते हैं दे शुड। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आरबी के वाक्य में, अगर आरबी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का या तो मिले आपको सब्जेक्टिव केस या फिर मिले ऑब्जेक्टिव केस, आरबी का वाक्य कौन सा वाक्य होगा, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा बाहर होगा। तो आरबी के वाक्य में या तो मिले आपको सब्जेक्टिव केस या फिर मिले ऑब्जेक्टिव केस, तो उसको हम चेंज करते हैं वी शुड में, यानी लेट्स को हटाकर हम चेंज करेंगे वी शुड में। तो हमने दे प्रपोज टू अस दैट वी शुड प्ले देन, ये हमारा सेंटेंस फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद दूसरा देखो, सी सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा लेट्स वर्क हार्ड, आओ कठिन परिश्रम करें। तो इसमें यहाँ पर इसको सजेशन दिया जा रहा है, आओ कठिन परिश्रम करें, तो इसको हम चेंज करेंगे यहाँ पर सी। अब आ रहा है आपके वाक्य में सेड टू, तो सेड टू का हम चेंज करेंगे या तो फिर प्रपोज टू में या फिर सजेस्टेड टू में। अब हमने पढ़ा लेट्स वर्क हार्ड, आओ कठिन परिश्रम करें। तो सेंटेंस हमको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें जैसे किसी को सजेशन दिया जा रहा है, यानी कि इसे सजेशन दिया जा रहा है कि आओ कठिन परिश्रम करें। तो दे सी सजेस्टेड, अब इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, सजेस्टेड में। सी सजेस्टेड टू हिम, ये आपको तय करना है
यहाँ पर देखो हमने कहा था कि सेट टू को हटाकर या फिर आपको लगाना है प्रपोज टू या फिर लगाना है सजेस्टेड टू। तो यहाँ पर हमने आर एस के वाक्य का ट्रांसलेट किया, इसके बाद उसको हमने समझा कि ये सेंटेंस क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, उसी के हिसाब से हमने इसमें से प्रपोज और सजेस्टेड में हमको जो लगा कि ये लगाना चाहिए, यहाँ पर ये सेट बैठ रहा है तो उसी के हिसाब से आपको करना है। लेट्स वर्क हार्ड। अब यहाँ पर हमने कहा कामा इन्वर्ट कामा को हटाकर आपको लगाना है दैट, तो हमने कामा इन्वर्ट कामा को हटाकर लगा दिया दैट। अब लेट्स या फिर लेटस को हटाकर लगाना होता है वी शुड या फिर दे शुड। तो हम इससे पहले आपको बता चुके हैं ये कॉन्सेप्ट कि कहाँ हम करते हैं वी शुड का प्रयोग, कहाँ करते हैं दे शुड का प्रयोग। हमने बताया कि यदि आरबी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का आपको मिल जाए सब्जेक्टिव केस या फिर मिल जाए ऑब्जेक्टिव केस। आरबी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का या तो मिल जाए आपको सब्जेक्टिव केस या फिर मिल जाए ऑब्जेक्टिव केस, तो फिर उसमें कर्ता के रूप में आपको करना है लेट्स अस को हटाकर वी शुड का प्रयोग। और इसके बाद अगर ये नहीं आ रहे हैं तो आपको उसमें फिर शेष के साथ करना है दे शुड का प्रयोग। देखो यहाँ पर हमको आरबी के वाक्य में, ये वाक्य कौन सा है आरबी का वाक्य, तो आरबी के वाक्य में हमको यहाँ पर ना तो मिल रहा है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस, ना ही मिल रहा है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस। समझो यहाँ पर आरबी के वाक्य में हमको ना तो मिल रहा है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस, ना तो मिल रहा है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस। तो इस वजह से यहाँ पर हम लगाएंगे दे शुड का प्रयोग करेंगे हम। लेट्स या फिर लेटस को हटाकर दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड वर्क हार्ड। देखो हमने सेंटेंस कैसे बनाया, शी सजेस्टेड टू हिम दैट दे शुड वर्क हार्ड। अब इसका ये तरीका ये होता है बनाने का, ये जो हमने आपको बताया ये समझ लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हम कहाँ पर करते हैं वी शुड का प्रयोग और कहाँ करते हैं दे शुड का प्रयोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर जिन लोगों को याद ना रहे तो वो लोग अपना जैसे हमने लिखा है ऐसे ही यहाँ पर बगल में लिख ले, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये समझ लेना, इससे यहाँ से सेंटेंस भी बनते हैं बहुत ही कायदे से, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं लेट्स या फिर लेटस वाले सेंटेंस। तो ये समझ लेना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। हमने आज इम्परेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे थे, कल हमारा यही टॉपिक स्टार्ट हुआ था इम्परेटिव सेंटेंस। आज की क्लास में हमने लेट्स या फिर लेटस से संबंधित नियम पढ़े। क्या नियम था, देखो यदि आरएस का वाक्य लेट्स या फिर लेटस से स्टार्ट हो, जिसमें लेट्स भी हो सकता है या फिर लेटस से स्टार्ट हो, तो आरएस का वाक्य हमने कौन सा वाक्य का, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा। हमने आपको फर्स्ट डे क्लास में बताया था कि जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा उसको हम बोलते हैं आरएस का वाक्य, और जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा उसको हम बोलेंगे आरबी का वाक्य। तो ये आरएस का वाक्य जो होगा कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है, और इसके बाद लेट्स या फिर लेटस से स्टार्ट है। हमने क्या कहा कि आरएस का वाक्य लेट्स या फिर लेटस से स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर हम नियम यही लगाते हैं कि अगर आरबी की वर्ब में, फिर ये देखो ये होगा डायरेक्ट में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसको इनडायरेक्ट में बनाने का तरीका ये होता है। तो समझो यहाँ पर आरबी की वर्ब में अगर आपको सैड मिल रहा है, अगर आरबी की वर्ब में सैड मिल रहा है तो सैड को हम चेंज करेंगे प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में। अगर हमको आरबी की वर्ब में सैड मिल रहा है तो सैड को हम चेंज करेंगे प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में। फिर इसके बाद अगर आरबी की वर्ब में सेट टू मिल रहा है तो सेट टू को हम चेंज करेंगे प्रपोज टू में या फिर सजेस्टेड टू में। लेकिन हमने कहा ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यही एक ऐसा नरेशन में सेंटेंस होता है जो अपने साथ टू को लेता है, सेट टू, प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू में। बाकी अगर आरबी की वर्ब को हम चेंज करते हैं तो उसके साथ हम टू नहीं लिखते हैं, लेकिन इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये अपने साथ टू को लेकर आता है। तो ये याद रखना क्योंकि ये यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस बनते हैं। अब इसके बाद आगे चलो, हमने आरबी के वर्ब को चेंज करना आपको बताया। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पर आता है कंजंक्शन। तो यहाँ पर कंजंक्शन हम लगाते हैं दैट, जिसको कनेक्टर भी कहा जाता है, हम इसमें दैट का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर लेट्स या फिर लेटस को हटाकर हम वी शुड या फिर दे शुड का प्रयोग करते हैं। हमने इसके बाद ये सीखा, ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ लगाते हैं कर्ता के रूप में एज ए सब्जेक्ट वी शुड, और इसके बाद कहाँ हम एज ए सब्जेक्ट दे शुड का प्रयोग करते हैं। तो हमने बताया कि अगर इसमें फिर आपको देखना है आरबी की वर्ब, यहाँ पर आरबी का वाक्य देखना है आपको, वर्ब नहीं आरबी का वाक्य पूरा देखना है कि अगर आरबी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन
फिर इसके बाद आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन चार्ट में हमने क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन कौन से करते आते हैं, आई और वी। आई और वी आते हैं प्रोनाउन चार्ट में फर्स्ट पर्सन में करता। तो यहाँ पर अगर आरवी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का या तो मिले सब्जेक्टिव केस या फिर मिले ऑब्जेक्टिव केस, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, वो होगा आरवी के वाक्य में। तो वहाँ पर लेट्स या फिर लेटर्स को हटाकर लगाते हैं वी शुड, शेष सभी के साथ हम दे शुड का प्रयोग करते हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में। तो ये कॉन्सेप्ट ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है। इसके बाद हमने इस एग्जाम्पल के बारे में जाना। देखो, दे सेड टू अस कमा लेट्स प्ले नाउ, आओ अब खेलें। तो दे, इसमें हमको लग रहा है प्रपोजल दिया जा रहा है, किसी को प्रपोजल दिया जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने यहाँ पर लगा दिया प्रपोज। दे प्रपोज्ड टू अस, हमने यहाँ पर कहा आपको सेड टू को हटाकर लगाना है प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू में, वो भी आर एस के वाक्य के भाव के हिसाब से आपको इसमें तय करना है कौन सा हम इसमें आरबी की वर्ब लगाएं। तो यहाँ पर हमने लगाया दे प्रपोज टू अस। अब यहाँ पर कामा यूनिट कामा को हटाकर हमने लगाया दे दैट। इसके बाद लेट्स को हटाकर हमको लगाना होता है या तो वी शुड या फिर दे शुड। हमने आपको बताया कि अगर आरबी के वाक्य में, अगर आरबी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का या तो मिल जाए सब्जेक्टिव केस या फिर मिल जाए ऑब्जेक्टिव केस, आरबी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का या तो मिल जाए सब्जेक्टिव केस या फिर मिल जाए ऑब्जेक्टिव केस, तो उसको हम चेंज करते हैं वी शुड में। हमने इसको चेंज कर दिया वी शुड में, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, तो इस वजह से यहाँ पर हमने वी शुड का प्रयोग किया है, वी शुड प्ले नाउ को दिन में। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सी सेड टू हिम कामा लेट्स वर्क हार्ड, आओ कठिन परिश्रम करें। तो इसमें हमको लग रहा है सजेशन दिया जा रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पर लगाया है सजेस्टेड। तो सी सजेस्टेड और इसके बाद सेड टू आ रहा है, सेड टू को चेंज करेंगे सजेस्टेड टू में, सी सजेस्टेड टू हिम। अब यहाँ पर हमने कामा यूनिट कामा को उठाकर लगाया दैट। फिर हमको लगाना है करता या तो फिर लगाएं दे शुड या फिर लगाएं वी शुड। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि आरबी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का ना तो सब्जेक्टिव केस आ रहा है ना फिर ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर आरबी के वाक्य में ना तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस आ रहा है ना फिर ऑब्जेक्टिव केस, तो इस वजह से यहाँ पर हमने लगाया दे शुड वर्क हार्ड। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ, ये हमारे दो सेंटेंस हुए। इसमें लेट्स अस को हमने आपको कैसे हम तोड़ते हैं इसको लेटर्स को, और इसके बाद इसमें कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं, तो ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। ये चीज़ें, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है लेटर्स का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अधिकतर परीक्षाओं में आता रहता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कायदे से रिवीजन करना है और बहुत ही कायदे से समझना है और याद करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट्स राइट अ लेटर, लेट्स राइट अ लेटर। इसके बाद फुल स्टॉप कामा यूनिट कामा क्लोज। दे सेड कामा यूनिट कामा लेट्स राइट अ लेटर। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट है, तो आर एस का वाक्य लेटर से स्टार्ट है, तो हमारा ये हो गया, यही वाला नियम हो गया कि यदि आर एस का वाक्य लेट्स या फिर लेटर से स्टार्ट हो। अब इसके बाद इसको हमको इनडायरेक्ट में बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, देखो यहाँ पर आ रहा है सैड, तो हमने कहा आपको सैड को हटाकर लगाना है प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड। तो दे, अब यहाँ पर लेट्स राइट अ लेटर, आओ एक पत्र लिखे, आओ एक पत्र लिखे। तो यहाँ पर प्रपोजल दिया जा रहा है, तो इस वजह से इसको हम चेंज करेंगे प्रपोज्ड में। लेकिन यहाँ पर टू आपको नहीं लगाना है, समझ लो कि हम टू क्यों नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर देखो सैड केवल आ रहा है, तो सैड की वजह से हमने आपको लिखा है यहाँ पर सैड को हम चेंज करेंगे प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में, सैड को हम चेंज करेंगे प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में। अगर सैड टू आता हमारे वाक्य में, अगर आरबी के वाक्य में सैड टू आता, तो सैड टू को हम चेंज करते हैं प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू में, तो दे प्रपोज्ड। अब यहाँ पर हम लगाएंगे कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर लगाएंगे दैट, दैट हो गया। दैट के बाद हमें अब लगाना है सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, या तो लगाए वी शुड या फिर लगाए दे शुड। हमें लेट्स अस को हटाकर वी शुड या फिर दे शुड में से किसी एक का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर देखो आई मी वी अस। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन यानी कि ना तो मी आ रहा है, ना तो आई आ रहा है, ना तो वी, ना तो अस।
तो हम यहीं से हमने देखा जब आरबी के वाक्य में कि फर्स्ट पर्सन का ना तो आ रहा है सब्जेक्टिव केस, ना ये आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस। तो इस वजह से यहाँ पर हम लगाएंगे दे शुड। दे शुड, दे शुड राइट अ लेटर, दे शुड राइट अ लेटर। देखो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, दे प्रपोज दैट दे शुड राइट अ लेटर। हमने आपको बताया कि इसमें देखो सेंटेंस को हमने पहचाना। सर्वप्रथम आपके सामने जैसे ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए सेंटेंस आएगा तो उसमें सर्वप्रथम हम ये पहचानें कि ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, इम्परेटिव है या फिर लेटस वाला है या फिर डबल इंट्रोगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है या फिर असर्टिव है या फिर ऑप्टेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है। इन सभी सेंटेंसों में से आपको पहचानना है। हम स्टेप टू स्टेप आपको बताते हुए चल रहे हैं कि सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो वो चीज़ें मैटर करती है। अभी हमारी ये समझ लेना आज की 8वें नंबर की क्लास, 9वें नंबर की क्लास है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से हम पढ़ाना चाहते हैं, किस तरीके से हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर जो लोग हमारे साथ शिद्दत के साथ अगर क्लास देख रहे होंगे तो 100% वो यहाँ से कुछ ना कुछ क्या पूरा जितना हमने बोर्ड में इतना हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा है, बताया है और बोल के हम बताते हैं, एक बात को 10 बार बताते हैं कि ये बात ये समझ लेना है, ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो जो लोग अगर शिद्दत से साथ क्लास ले रहे होंगे तो यहाँ जितना डाटा लिखा जा रहा है, दिया जा रहा है, वो 100% उसके दिमाग में स्कैन हो रहा होगा। लेकिन गारंटी मेरी स्कैन करने की, लेकिन अगर आप लोग क्लास ही नहीं कैसे देखेंगे तो उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये समझ लेना। तो जो लोग अगर बहुत ही शिद्दत के साथ क्लास ले रहे होंगे तो 100% वो यहाँ से कुछ ना कुछ क्या पूरा यहीं से सीख कर जाने वाले हैं। तो ये हमारा सेंटेंस हुआ लेट्स या फिर लेटस। अब हमारा इसी का सेकेंड नियम बचा है, तो सेकेंड नियम बताएंगे अब कल, क्योंकि फिर क्लास और भी ज़्यादा लंबी होने लगेगी। तो जो हमारा सेकेंड नियम बचा है जिसमें से हम अगर लेटस के अलावा अगर किसी नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो तो फिर उसको हम या फिर आज ही देख लो, नहीं कल बताते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद क्लास और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक सेंटेंस और देखते हैं। तो ये समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया कि इसमें हम कब लगाते हैं वी शुड और कब लगाते हैं दे शुड। तो जब आरवी के वाक्य में आपको फर्स्ट पर्सन का या तो मिल जाए सब्जेक्टिव केस या फिर मिल जाए ऑब्जेक्टिव केस, तो वहाँ पर हम लगाते हैं लेट्स गो फॉर ए वॉक। अब ये हमारा सेंटेंस लिखा है कोई, जिसमें वी सेड कॉमा एट कॉमा लेट्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लेट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं लेटस, ये भी मिल सकता है आपको। ये नहीं ऐसा नहीं कि लेट्स यही मिलेगा, नहीं लेटस भी मिल सकता है। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना, इसमें घबराना नहीं है कि नहीं है हम बता रहे हैं लेटस और इसमें लेट्स और इसमें आ गया लेटस, तो ये यही बात है। लेट्स लिखो या फिर लेटस लिखो। तो देखो वी सेड कामा इन्वर्ट कामा लेट्स गो फॉर ए वॉक। अब इसमें आपको पहचानना है लेट्स गो फॉर ए वॉक। हमने बताया कि इसमें देखो लेटस लिख कर आ रहा है, लेटस लिखा है, इसके बाद लास्ट में लगा है फुल स्टॉप। तो हमारा सेंटेंस जो हम अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट का ये हमारा सेंटेंस है। तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर हम लगाएंगे वी सैड को हटाकर हमको या तो लगाएंगे प्रपोज्ड या फिर लगाएंगे सजेस्टेड। तो लेट्स गो फॉर ए वॉक, आओ घूमने चले, आओ एक वॉक पर घूमने चले या फिर आओ घूमने चले। तो ये हमारा इसका अर्थ निकल रहा है। तो इसमें हमको लग रहा है इसमें प्रपोजल दिया जा रहा है, प्रपोज्ड किया जा रहा है, तो वी प्रपोज्ड। अब इसके बाद हम लगाएंगे कामा इन्वर्ट कामा को उठाकर दैट। अब आपको लगाना है यहाँ पर या तो दैट के बाद या फिर लगाएंगे आप वी शुड या दे शुड। आपको इसमें से दो कर्ता आपके पास होते हैं, दो कर्ता में से आपको एक कर्ता को लगाना होता है, लेट्स अस या लेटस को हटाकर। तो यहाँ पर हमने एक बात आपको बताई थी, एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि अगर आरबी के वाक्य में जो वाक्य कामा इन्वर्ट कामा के बाहर होगा, अगर आरबी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस आ रहा है या फिर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। हमने बताया कि यदि आरबी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है या फिर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है तो उसको हम चेंज कर देते हैं वी शुड में। तो यहाँ पर देखो
फर्स्ट पर्सन का आ रहा है ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस वी है, जो कि वी फर्स्ट पर्सन का आ रहा है सब्जेक्टिव केस, तो इसको हम चेंज करेंगे वी शुड में। वी शुड अब इसके बाद गो फॉर ए वॉक, गो फॉर ए वॉक। वी प्रपोज्ड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। हमने इसमें पढ़ा, देखो वी सिड, तो वी हमने यहाँ पर आपको बताया कि सेट को हटाकर आपको लगाना है प्रपोज्ड या फिर लगाना है सजेस्टेड, तो वी प्रपोज्ड वो भी हमने लगाया। कैसे लगाया कि आर्यस के वाक्य का हमने ट्रांसलेट किया, इसके बाद उसी के भावार्थ के हिसाब से, उसी के अर्थ के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे यहाँ पर हम कौन सी आरबी के वर्ब को चेंज करें। तो हमको लगा लेट्स गो फॉर ए वॉक, आओ घूमने चले, तो ये किसी को प्रपोजल दिया जा रहा है कि आओ चलो घूमने चले, इस वजह से यहाँ पर हमने लगाया है प्रपोज्ड। तो यहाँ पर हम वी प्रपोज्ड। अब कामा इन्वर्ट कामा को हटाकर हमने लगाया है दैट होल। यहाँ पर हमने आपको नियम बताया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने का नियम, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कामा इन्वर्ट कामा को हटाकर आपको लगाना है दैट। इसके बाद हमारे पास दो सब्जेक्ट आते हैं जिसमें से आपको लगाना होता है या सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट के रूप में लेट्स या लेटस को हटाकर लगाते हैं वी शुड या फिर दे शुड। तो ये समझ लो हमने आपको बताया काम वी शुड का प्रयोग करते, काम दे शुड का प्रयोग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये समझ लेना। ये जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही कायदे से लिख लेना, अपना नोट डालकर एक जगह पर नोट डालकर लिख लेना इसी के नीचे, क्योंकि ये यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके बाद हमने बताया कि अगर आरवी के वाक्य में जो वाक्य कामा इन्वर्ट कामा के बाहर होगा, अगर आरवी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का आपको मिल जाए सब्जेक्टिव केस या फिर मिल जाए ऑब्जेक्टिव केस। हमने क्या कहा कि आरवी के वाक्य में आपको अगर फर्स्ट पर्सन का मिल जाए सब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में लेट्स या फिर लेटस को हटाकर लगाते हैं वी शुड, और शेष सभी के साथ हम लगाते हैं दे शुड। तो यहाँ पर देखो हमको मिल गया इसका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस मिल गया, इस वजह से यहाँ पर हमने लगाया है वी शुड गो फॉर ए वॉक। तो आज की क्लास को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट डे हमारा बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, जिसमें से हम लेटर से संबंधित जो नियम और होंगे वो जानेंगे, और इसके बाद जो अब सेंटेंस उससे बनने वाले हैं वो सब हम जानेंगे उसमें। तो ये नेक्स्ट डे हमारी जो क्लास होने वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास वो भी होने वाली है, तो ये समझ लेना। आज की क्लास ये हमारी क्लास 9वीं नंबर की शायद क्लास थी, और इसमें हमने नरेशन का ये समझ लेना 80% कोर्स कवर कर लिया है। इसके बाद हमारा बचा है एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बचा है और ऑप्टेटिव सेंटेंस बचा है, तो 2 दिन क्लासों में ये भी हमारा बाइंड अप हो जाएगा। तो केवल ये समझ लेना 12 से 13 क्लासों में हमारा ये नरेशन यहाँ से बाइंड अप होता है। इसके बाद जो 8 से 10 क्लासें आपको देखने को मिलेंगी वो अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद होंगी, तो उसमें हम केवल आपको वो सेंटेंस बताएंगे जो सेंटेंस यूपी बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछेंगे, चाहे हाई स्कूल की हो या फिर सेकेंड ईयर यानी इंटर की हो। तो जो बोर्ड परीक्षाओं में सेंटेंस पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो वो सेंटेंस हम 1 बाई 1 पहले हम बनाएंगे। आपको असर्टिव सेंटेंस हमारा तरीका क्या होगा, पहले दिन हम बताएंगे असर्टिव सेंटेंस जो हमने यहाँ पर पढ़ाया है। असर्टिव सेंटेंस तो हम फर्स्ट डे क्लास में हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। इसके बाद हमने जो सेकेंड डे क्लास में हमने आपको पढ़ाया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जब हमारी ये असर्टिव सेंटेंस क्लासें आएंगी तो ये समझ लेना उसमें से करीब 30 से 40 एग्जाम्पल एक दिन क्लास में आपको ये समझ लेना 30 से 40 एग्जाम्पल वो देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर सन भी लिखा होगा कि ये यूपी बोर्ड में कब आया, 2020 या 22 या 23 कब आ रहा है, कब आने वाला है। तो ये चीज़ें हैं, ये समझ लेना आपको 30 से 40 सेंटेंस मिलेंगे, जिसमें से आपको ये सन भी लिखे होंगे कौन सा ये, जिसमें फर्स्ट डे हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में, तो उसके करीब 30 से 40 एग्जाम्पल। फिर इसके बाद सेकेंड डे हमारी होगी इंट्रोगेटिव क्लास, ये रिवीजन के रूप में हम करेंगे जब हमारा कोर्स आधे से ज़्यादा खत्म होने को होगा। इसके बाद जनवरी से हमारा ये तरीका बता रहे, ये तरीका हमारा स्टार्ट होगा जनवरी से, नेक्स्ट 1 महीने के बाद, आज से जस्ट 1 महीने के बाद ये क्लासें आपको ऐसे ही मिलेंगी एज इट इज। तो जिसमें हम आपको ये बताएंगे कौन सा सेंटेंस कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कौन कितनी बार आया है सेंटेंस, और किसके आने की प्रबल संभावना है। तो ये समझ लेना इन क्लासों से आपका पेपर कहीं से नहीं आने वाला है। केवल अगर जो लोग ये क्लासें बहुत ही शिद्दत के साथ ले रहे हैं तो ये समझ लेना 100% इंग्लिश में आपको कोई भी
सोचने की बात नहीं है, यहीं से जितना पेपर आएगा यहीं से आएगा। तो जो सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा 30 हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे हमारी से इंट्रोगेटिव क्लास होगी। हम पहले आपको बताएंगे उसका नियम, यानी कि 30 सेंटेंस में जो हमने पढ़ा था वो रूल क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने का तरीका क्या होता है, वो चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले। फिर इसके बाद करीब हमारे 30 से 40 एग्जाम्पल वो होंगे जो एग्जाम्पल बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वो उन्हीं एग्जाम्पलों को हम डिस्कस करेंगे क्लास में। आज से ये समझ लेना 1 महीने यानी जनवरी मंथ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, करीब 1 से 1.5 महीने का कार्यक्रम ये चलेगा। तो उससे क्या होगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगा और जो सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस का आपके पास कलेक्शन भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें ये समझ लेना। तो ये भविष्य में आने वाले टाइम में यही आपको अप्लाई होते हुए दिखाई देगा। अब इसके बाद आज हमने पढ़ लिया है इम्परेटिव सेंटेंस में लेट्स या फिर लेटर्स से संबंधित नियम। कल इसका एक नियम और बचा है, फिर इसके बाद 2 क्लासें और आ जाएंगी। इसके बाद ये हमारा यहाँ से नरेशन बाइंड अप होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो टॉपिक होगा सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम करीब 8 से 10 दिन का टाइम उसमें भी लगेगा। 8 से 10 क्लास है सिंथेसिस की, सिंथेसिस के बाद सिंटैक्स। तो ये चीज़ें हैं, तो धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं। और जब बात आएगी रिवीजन करने की, तो रिवीजन आपको बहुत ही कायदे से हमने यहाँ बताया। आपको केवल असर्टिव सेंटेंस के हम आपको देंगे 30 से 40 एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल जिसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही कायदे से घूम घूम के आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आने वाले टाइम में आपको यही चीज़ें अप्लाई होते हुए दिखाई देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। ये समझ लेना, आपको और कहीं से दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने नरेशन क्लासें मिस की हैं तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे टेंथ बाई राज। टेंथ बाई राज, अगर जिन लोगों का 10th का पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो टेंथ बाई राज जैसे सर्च करेंगे तो यूट्यूब में हमारी प्लेलिस्ट आ जाएगी, जिसमें हमने 27 क्लासेस आपको, इसमें हमने हिंदी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ाए हैं। हिंदी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये समझ लेना, ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक हमारा हुआ था नरेशन का। तो जिन लोगों ने अगर नरेशन कंप्लीट नहीं किया है तो वो लोग सर्च करेंगे यूट्यूब में नरेशन बाई राज। तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करते हैं नरेशन बाई राज तो आप हमारी क्लासों से जुड़ सकते हैं। यहाँ से हम हमारी 8 क्लासें हो चुकी हैं, आज ये हमारी 9th क्लास है, आज ये हमारी 9 नंबर की क्लास है। तो जिन लोगों ने अगर यहाँ से क्लासें मिस की हैं तो ये समझ लेना, आपको 100% आप पहले 2-4-6 दिन आप क्लासें देखना, और इसके बाद आपको ये लगे कि नहीं जो हमको आता है वही यहाँ पर सिखाया जा रहा है, तो आप 100% यहाँ से मत पढ़ना। लेकिन अगर आपको लगे कुछ भी, अगर ये लगे कि हाँ हमको कुछ ना कुछ हटके या कुछ ना कुछ बेसिक लेवल से या कुछ ना कुछ एडवांस लेवल से सीखने को मिल रहा है, तो आप 100% हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है, हमने बताया इसका लेट्स से संबंधित नियम, ये फर्स्ट नियम हुआ है, अभी इसका सेकेंड नियम बाकी है। तो जो हमारी कल की क्लास आएगी उसमें हम लेट्स से संबंधित जो हमारा सेकेंड नियम बचा है तो हम उसी नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास हमारी यही होने वाली है। लेट्स से संबंधित होंगे नियम, और उसी में सेकेंड नियम होगा उसी का। तो उसी की क्लास में हम आपको बताएंगे कैसे हम उस सेंटेंस को बनाते हैं, उसके एग्जाम्पल भी होंगे। तो ये क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना, लेटस वाली और लेट वाली। लेट हिम हो गया, लेटर हो गया, ये चीज़ें हैं, ये कल आपको लेट हिम लेटर ये चीज़ें आपको कल जानने को मिलेंगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर जिन लोगों ने ये क्लासें मिस की है तो ये समझ लेना, आपको ये क्लासें बहुत ही कायदे से देखना है। टेंथ बाई राज जैसे सर्च करेंगे यूट्यूब में तो इसमें 27 क्लासेस पढ़ चुकी हैं। 27 क्लासों में हमारा 10th का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और नरेशन में अभी 9th क्लास है, ये 9वीं क्लास है आज हमारी जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है, 9वीं क्लास है। इसके बाद इसकी 2 से 3 क्लासें और आपको मिलेंगी, शायद 3 क्लासें और मिलेगी, समझ लेना 12-13 क्लासों में हमारा नरेशन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसके बाद जब बात आती है रिवीजन की, तो रिवीजन का तरीका हमने आपको बताया कि जनवरी से हमारा रिवीजन तरीका यही होगा कि हम एक टॉपिक उठाएंगे, उसका पहले उसको हम कॉन्सेप्ट उसके बताएंगे, एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट बताने के बाद उसके करीब 30 से 40 एग्जाम्पल वहीं पर। तो ये चीज़ें हैं, तो ये प्लानिंग चल रही है। इसके साथ साथ तो समझ लेना आपको 100% यहाँ से इंग्लिश ग्रामर कुछ भी सोचने को नहीं बचेगा। केवल मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको जितना बता रहा हूँ, केवल आपको उतना ही ग्रहण करना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।